हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस की मास्टर सीरीज में डीबीएमएस यूनिट को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम लोग डीबीएमएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मास्टर सीरीज में हमने दो यूनिट कवर कर लिए हैं। द फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं चेक किया है तो उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विथ रियल लाइफ एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है। तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो लोग स्टेट फेज 2 पेपर को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए भी हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें भी मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है। तो आप उस वीडियोस को जरूर चेक कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पिछले कई दिनों में टीआरई 4 को लेकर के कई सारे ट्वीट्स भी जारी किए गए हैं, और कई सारे न्यूज़पेपर में भी उसको लेके आया है कि मई में टीआरई 4 की नोटिफिकेशन रिलीज की जाने वाली है। तो अभी ये सही समय है कि हम अपना तैयारी को यहाँ से शुरू करें। तो उसी के लिए हम लोग आज की इस वीडियो में डीबीएमएस यूनिट को शुरू करने वाले हैं। एंड आपने कई सारे लोगों ने पोल में भी जो वोट की थी, उसमें भी डीबीएमएस को ज़्यादा रेट किया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस वीडियो में डीबीएमएस से शुरू कर रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा, उसमें मैं कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते रहता हूँ। और ये जो पोल्स मैं रेज करता हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो कौन सी यूनिट पे आने वाली है, तो ये सभी चीज़ें आपको टेलीग्राम में मिल जाती है। तो आप अभी तक उससे नहीं जुड़े हो, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जरूर जुड़िएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। So the first question is, in a relational database, which of the following conditions can cause redundancy and anomalies? So basically database में first of all DBMS stands for database management system। and database mainly हम लोग दो तरह के ज़्यादातर यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज रिलेशनल एंड द सेकेंड वन इज नॉन रिलेशनल। सो रिलेशनल का मतलब होता है, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। दैट मीन्स कि डेटाबेस इज व्हाट, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो भी हमारा डेटा है, उसको हम कहीं एक जगह पे स्टोर करते हैं, तो उसे हम डेटाबेस बोलते हैं। अब हम अगर ज्यादा फॉर्मल टर्म्स में जाएं, तो डेटाबेस इज व्हाट, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, उस डेटा को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, इंटरकनेक्टेड इंटरलिंक्ड डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसी जगह को हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, डेटाबेस इज व्हाट, डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डेटा, इंटरलिंक्ड डेटा। सो ये होता है डेटाबेस। अब डेटाबेस दो तरह के, जैसे मैंने बताया कि द फर्स्ट वन इज रिलेशनल। रिलेशन का मतलब होता है टेबल। तो जब हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो उसे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं। एंड द सेकेंड टाइप इज नॉन रिलेशनल डेटाबेस। सो नॉन रिलेशन दैट मीन्स जहाँ पे हम डेटा को टेबल्स की फॉर्म में नहीं स्टोर करते हैं। सो दिस इज व्हाट, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अब इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग माई सीक्वल यूज करते हैं, ओरेकल यूज करते हैं, पोस्टग्रेस है। उसी तरीके से आपका नॉन रिलेशन की अगर हम बात करें, तो उसमें आपका मोंगोडीबी जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सो मोंगोडीबी हो गया, कैसेंड्रा हो गया, तो ये सब नॉन रिलेशनल डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ रिलेशनल डेटाबेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन कॉज रिडंडेंसी एंड एनोमलीज। सो इन ऑप्शंस में से कौन सी कंडीशन जो है वो डेटाबेस में रिडंडेंसी या फिर एनोमलीज क्रिएट करती है। सो रिडंडेंसी इज व्हाट, जैसे हम लोग सुनते हैं डेटा में डुप्लीकेसी हो गई है, डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ चुकी है, डेटा हमारा करप्ट हो चुका है। सो ये सब होता है, इसी को हम लोग रिडंडेंसी बोलते हैं। डेटा में जब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ जाएं डेटाबेस टेबल में आपके, तो आप बोलते हो कि हमारा डेटाबेस रिडंडेंट हो चुका है। सो ये किस वजह से होता है, ये हमसे पूछा गया है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्मलाइजेशन, सेकंड इज डीनॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन सी इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, option D is more than one of the above, and last is none of the above. So normalization is what? Normalization is a process of reducing or eliminating the redundancy from the database. So normalization क्या है, यहाँ पे हम redundancy को reduce करते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा रिडंडेंसी को बढ़ावा देता है या फिर अपेंड करता है।
उसमें इंक्रीज करता है। सो नॉर्मलाइजेशन तो उसे रिड्यूस कर रहा है, यानी कि कम कर रहा है। सो दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डीनॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि हम लोग डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं। हमारा जो डेटाबेस है, उस डेटाबेस में हम डेटा को डुप्लीकेसी को ऐड करते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द क्वेरी परफॉर्मेंस। क्वेरी की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, या फिर जो कॉम्प्लेक्स जॉइंस हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम डेटा में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ऐड करते हैं डेटाबेस में। तो ये इस वजह से हमारा डेटाबेस रिडंडेंट हो जाता है। हम क्यों ऐड करते हैं रिडंडेंट वैल्यूज को? जस्ट टू improve the query performance or to reduce the complex joins. So that's why option B is the correct one. Next आते हैं functional dependencies. So functional dependencies भी अगर आप करेक्ट ऑर्डर में, प्रॉपर वे में कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी भी आपकी डेटाबेस को रिडंडेंट बना सकती है। क्योंकि जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक स्टूडेंट का टेबल है और एक डिपार्टमेंट का टेबल है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट में स्टडी करता है, इसका एक आपके पास टेबल है। सो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपने बड़े से टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड करते हैं, और उसमें हम लोग कई सारे नॉर्मल फॉर्म्स भी है, 1NF, 2NF, 3NF। तो यहाँ पे हमारा जो बड़ा सा टेबल होता है, उस टेबल को हम लोग छोटे छोटे टेबल्स में कम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, और उस वजह से हमारे जो डेटा में रिडंडेंसी है वो खत्म हो जाती है या रिड्यूस हो जाती है। बट डीनॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि हम वहाँ पे छोटे छोटे टेबल्स को ऐड करके बड़े टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। जस्ट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टूडेंट का टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है, जो बताएगा कि ये स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट में स्टडी करता है। सो बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसीज में क्या होता है कि हम एक अलग सा स्टूडेंट टेबल बना दें और एक अलग डिपार्टमेंट टेबल बना दें, तो उससे क्या होगा कि हमारी डेटा की रिडंडेंसी तो रिड्यूस हो जाएगी। बट अगर हम स्टूडेंट के डेटा को और डिपार्टमेंट के डेटा को एक ग्रुप करके एक सिंगल टेबल में ला दें, तो उससे क्या होगा कि वहां पे डेटा में रिडंडेंसी बढ़ जाएगी। सो इस वजह से फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट तभी ये आंसर सही होगा जब आप सही से फंक्शनल डिपेंडेंसी को कॉन्फ़िगर नहीं करोगे। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस सिस्टम? सो डेटाबेस सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स को पूछा गया है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, our first option is the storage manager and the query processor. Option B is database schema and query compiler. Option C is indexing system and deadlock detector. Option D is more than one of the above, and the last one is none of the above. So इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्टोरेज मैनेजर एंड द क्वेरी प्रोसेसर। सो बेसिकली स्टोरेज मैनेजर का काम क्या होता है, ये जितने भी डेटाबेस की फाइल्स होती हैं, या फिर कौन से लोकेशन पे हम फाइल्स को स्टोर करने वाले हैं, यानी कि मेमोरी एलोकेशन, या फिर आप इंडेक्सिंग कह लो, तो इन सभी चीजों को मैनेज करने का काम स्टोरेज मैनेजर का होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेरी प्रोसेसर पे। सो क्वेरी प्रोसेसर में जो भी हम क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा एक स्टूडेंट का टेबल है, तो उसमें हमें एक क्वेरी लिखनी है कि वैसे स्टूडेंट्स मुझे लाके दो जिनके मार्क्स 80 80% से ज्यादा हों। सो ये एक हमारी क्वेरी हो गई कि सेलेक्ट स्टार्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स ग्रेटर देन 80। सो जहाँ पे मार्क्स स्टूडेंट की 80 से ज्यादा होंगे, वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हमारे सामने आ जाएंगे। सो ये एक क्वेरी हमने लिखी, और इस क्वेरी को सबसे पहले पार्स करना होता है। उसके बाद से इस क्वेरी को हम फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं इसके परफॉर्मेंस को, उसके बाद से ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, कौन से लोकेशन पे जाएगा। सो ये सब क्वेरी को प्रोसेस करना क्वेरी प्रोसेसर का काम होता है। सो ये मेन कंपोनेंट्स हैं आपके डेटाबेस सिस्टम के। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल ऑपरेशन कैन रिजल्ट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इफ कंडीशंस आर नॉट स्पेसिफाइड? सो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज इनर जॉइन, सेकंड इज आउटर जॉइन, थर्ड इज क्रॉस जॉइन, फोर्थ वन इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो इनर जॉइन इज व्हाट? इनर जॉइन में क्या होता है कि हमारे पास दो टेबल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइन क्या होता है? तो जॉइन एक ऑपरेशन है
जॉइन एक ऑपरेशन है जहाँ पे हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स को एक दूसरे के साथ ग्रुप करते हैं, एक दूसरे के साथ अपेंड करते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कराते हैं। सो ये होता है जॉइंस, जहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है जॉइन मतलब दो चीजों को जोड़ना। सो यहाँ पे join is what? Join in DBMS is an operation that groups two or more than two tables based on some conditions. So कोई conditions के basis पे दो tables को हम आपस में ग्रुप कर रहे होते हैं, ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो वही होता है ज्वाइन। अब ज्वाइन कई सारे हैं। द फर्स्ट वन इज, जो हमसे पूछा है ऑप्शन में, द वन इज इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है कि एक ये टेबल है हमारा और एक ये दूसरा टेबल है। सो इनर ज्वाइन क्या कहता है कि ये जो बीच का जो कॉमन पोर्शन है, यही इनर जॉइन रिटर्न करता है। यानी कि दोनों टेबल्स के बीच में जो कॉमन एंट्रीज होंगी, कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे, उन कॉमन रिकॉर्ड्स को रिटर्न करने का काम इनर जॉइन का होता है। सो इसी कॉमन डेटा के बेसिस पे हम क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। सो ये होता है इनर जॉइन, जहाँ पे कुछ कॉमन सेट ऑफ एंट्रीज होती हैं बोथ द टेबल्स में, और उसके बेसिस पे हम लोग क्वेरीज को लिखते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट है आपका आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में क्या होता है कि यहाँ पे भी दो टेबल्स या दो से ज्यादा टेबल्स होते हैं, बट इसमें क्या होता है कि आउटर जॉइन तीन तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज लेफ्ट आउटर जॉइन, सेकंड वन इज राइट आउटर जॉइन, एंड द थर्ड वन इज फुल आउटर जॉइन। सो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या कहता है कि जो लेफ्ट का टेबल है, यानी कि ये पूरा जो टेबल है, ये पूरा टेबल रिटर्न होगा, प्लस जो ये कॉमन एरिया है, कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, ये भी उसके साथ साथ रिटर्न होंगे। सो मैंने क्या बोला कि जो आउटर जॉइन है उसमें एक पूरा टेबल रिटर्न होता है, उसके साथ साथ जो ये कॉमन पोर्शन है अनदर टेबल का, वो भी रिटर्न होगा। सो ये होता है आउटर जॉइन। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस जॉइन। क्रॉस जॉइन में क्या होता है कि यहाँ पे भी जॉइन वर्ड लिखा है, दैट मीन्स दो टेबल होंगे या दो से ज्यादा टेबल होंगे। इसमें क्या होता है कि अगर ये जो टेबल है, इसमें अगर आपके पास टोटल m नंबर ऑफ रोज हैं, और जो दूसरा टेबल है अगर उसमें n नंबर ऑफ रोज हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट टेबल बनेगा, दैट टेबल विल हैव m इंटू n नंबर ऑफ टोटल रोज। सो ये होता है बेसिकली हमारा क्रॉस जॉइन, जिसमें कि ये जो हमारा टेबल था इसमें m थे टोटल नंबर ऑफ रोज, और ये जो टेबल था इसमें टोटल n नंबर ऑफ रोज थे। तो हमारा जो रिजल्टेंट टेबल बनेगा आफ्टर क्रॉस जॉइन, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगे वो m इंटू n होंगे। सो ये होता है क्रॉस जॉइन। और क्वेश्चन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है, दैट मीन्स आप यहाँ से रिलेट कर पाओगे कि क्रॉस जॉइन विल बी दी करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि if a transaction in a DBMS follows all the acid properties except atomicity, which of the following issues may occur? So DBMS में ट्रांजैक्शन चैप्टर में एक एसिड प्रॉपर्टीज आती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है कई सारे इंटरव्यूज में और कम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आना तो तय है। तो एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती है बेसिकली? एसिड, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी कहता है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन या तो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी या तो वो रोल बैक हो जाएगी। यानी कि आइदर इट विल स्टार्ट एंड कंप्लीट टिल 100%, और इट वॉन्ट स्टार्ट एनी एट ऑल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक ट्रांजेक्शन जो है या तो वो पूरी स्टार्ट होगी तो पूरी खत्म होगी, या फिर वो स्टार्ट ही नहीं होगी। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन शुरू हो रही है तो वो पूरा 100% कंप्लीट होगी, या तो वो शुरू ही नहीं होगी। सो ये होता है एटॉमिसिटी। नेक्स्ट सी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि हमारा जो डेटा है वो बिफोर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट रहेगा। यानी कि मैं अपने अकाउंट से 500 रुपीज अपने फ्रेंड के अकाउंट में भेजता हूँ, तो ये बेसिकली क्या होगा कि मेरे अकाउंट से 500 रुपए कम हो जाएंगे और मेरे फ्रेंड के अकाउंट में 500 रुपीज ऐड हो जाएंगे। सो ये होता है बेसिकली कंसिस्टेंसी, कि बिफोर द ट्रांजेक्शन जो मेरे अकाउंट में जो बैलेंस था और जो मेरे फ्रेंड के अकाउंट में जो बैलेंस था, वो दोनों का सम आफ्टर द ट्रांजेक्शन सेम होना चाहिए। तो ये होता है कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज आई।
आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन, यानी कि दो ट्रांजेक्शन्स हैं और दोनों ट्रांजेक्शन्स अगर सेम डेटा आइटम पे वर्क कर रहे हैं तो वो दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे से आइसोलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो ये होता है आइसोलेशन। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हमने कोई हमारा डेटा है जिसको हमने डेटाबेस में सेव कर दिया, हमने कमिट कमांड को रन कर दिया, तो उसके बाद से जब हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो गया, उसके बाद से अगर हमारा पावर फेलियर हो जाए या फिर सिस्टम क्रैश कर जाए, उस केस में भी हमारा डेटाबेस से रिकॉर्ड लॉस नहीं होगा। ये बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। सो ये चारों पिलर्स हैं डेटाबेस ट्रांजेक्शन्स के। Again, I am repeating: A stands for atomicity, C stands for consistency, I for isolation and D for durability. So ये फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे जरूर ध्यान में रख के जाइएगा। कई बार सीधा सीधा इससे फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है और कई सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं वीडियोस पे कि आप काफी इजी क्वेश्चंस कवर करते हो और डिस्कस करते हो। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2010 में पूछा जा चुका है। तो आप जो भी कमेंट्स करते हो तो प्लीज आप एक बार इन क्वेश्चंस को जरूर आप नेट पे भी सर्च किया करो कि ये क्वेश्चंस मैं कहाँ से लेके आता हूँ। सो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और जो पहले एग्जाम्स में अदर अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वहां से मैं पिक करता हूँ और फिर आपके सामने लेके आता हूँ। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि अगर एसिड प्रॉपर्टीज में एटॉमिसिटी नहीं होगी तो कौन से इश्यूज प्रोबेबली हो सकते हैं। First option is inconsistent consistent database state. Next is partial data commit. Option C is phantom read. Option D is more than one of the above, and last is none of the above. So inconsistent database state is the right answer, क्योंकि atomicity मैंने क्या बताया कि either the transaction will complete 100% or it won't start at all. So या तो वो 100% शुरू होगा और खत्म होगा या तो वो शुरू ही नहीं होगा, रोल बैक हो जाएगा। सो बीच में कोई इनकंसिस्टेंट वाली स्टेट ही नहीं होती, क्योंकि डेटा या तो हमारा 100% फिनिश हो जाएगा या तो वो शुरू ही नहीं होगा। सो इनकंसिस्टेंट डेटाबेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पार्शियल डेटा कमिट। पार्शियल डेटा कमिट इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपने स्टेटमेंट से ही आप समझ पाओगे कि यहाँ पे डेटा या तो 100% होगा या तो वो 0% पे ही रह जाएगा, तो बीच में पार्शियल नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। पार्शियल डेटाबेस कमिट होगा ही नहीं। सो यस, ऑप्शन बी इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट आता है फैंटम रीड। फैंटम रीड जो होता है ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगेन। जैसे कि आपके दो ट्रांजेक्शन्स हैं और किसी सेम डेटा आइटम पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है कि एक ये जो ट्रांजेक्शन था ये इस डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड को ऐड किया फॉर एग्जांपल, और ये जो था ये यहाँ से उससे बस रिकॉर्ड्स को रिट्राइव कर रहा था। तो जैसे ही ये रिकॉर्ड्स को रिट्राइव किया उसी टाइम पे इसके रिट्राइव करने के तुरंत बाद इसने एक नया रिकॉर्ड इसमें ऐड कर दिया, और फिर जब नेक्स्ट टाइम ये अगेन सेलेक्ट क्वेरी रन करेगा इस पे, तो क्या होगा कि इसको एक एडिशनल एक नया एंट्री मिलेगा क्योंकि इसने एक नया रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। तो जब ये दोबारा से सेलेक्ट क्वेरी यहाँ पे रन किया उस टाइम पे इस ट्रांजेक्शन को एक नई एंट्री मिलेगी, और उससे क्या होगा वहां पे डेटा कन्फ्लिक्ट होगा और डेटा में इनकंसिस्टेंसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले जो रिकॉर्ड ऐड किया था उस समय वो एंट्री नहीं थी और उसी टाइम में कुछ देर के बाद वहां पे एक नई एंट्री आ गई, तो यहाँ पे डेटा में कन्फ्लिक्ट हो गया। सो यही होता है फैंटम रीड, जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, मोर देन वन ट्रांजेक्शन किसी सेम डेटा आइटम पे वर्क कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम, तो वहां पे डेटा में कन्फ्लिक्ट हो जाती है, वहां पे डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए we use we use serializable serial serialize serializable आइसोलेशन। यहाँ पे हम लोग सीरियलाइजेबल आइसोलेशन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे लॉक्स लगा देते हैं। हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे टू फेज कमिट प्रोटोकॉल क्या होता है, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब भी देखेंगे। उसमें आपको ये सीरियलाइजेबल आइसोलेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि ये जो डेटा आइटम है, जब ये वाला ट्रांजेक्शन इसे एक्सेस करेगा तो वो यहाँ पे एक लॉक लगा देगा। यहाँ पे वो एक इस पे लॉक लगा देगा, LOC एंड की।
सो वो इस पे क्या करेगा, एक लॉक लगा देगा, और जब तक ये लॉक इस डेटा आइटम पे लगे रहेगा तब तक ये वाला ट्रांजेक्शन इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। सो यही होता है सीरियलाइजेबल आइसोलेशन। नाम से ही पता चल रहा है सीरियलाइजेबल, यानी कि सीरियल में कोई चीज एग्जीक्यूट होगी। सो यही होता है फैंटम रीड को रिमूव करने का एकमात्र सॉल्यूशन, सीरियलाइजेबल आइसोलेशन। इसको हम आइसोलेट कर देंगे, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और यहाँ पे लॉक लग जाएगा इस डेटा आइटम पे, सो दैट ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन एक्सेस दैट डेटा आइटम एट अ टाइम। सो ये होता है बेसिकली सीरियलाइजेबल आइसोलेशन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज मोर देन वन ऑफ द अबव, सिंस ए एंड बी बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स कैन प्रिवेंट डेडलॉक। सो डेडलॉक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा है, वहां पे भी हमने रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ देखा था। डेडलॉक के 4 कंडीशंस, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नॉन प्रियम्पशन, साइक्लिक वेट, ये सब चीजें हमने देखी थी। तो इसको जल्दी करते हुए चलेंगे कि डेडलॉक को प्रिवेंट करने की कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स कौन सी हैं, ये पूछा गया है। सो बेसिकली कॉन्करेंसी का नाम मतलब क्या होता है कि एक बार में एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स किसी सेम डेटा आइटम को एक्सेस कर रहे हैं, और तभी डेडलॉक होता है। डेडलॉक में क्या होता है बेसिकली, जब एक से ज्यादा प्रोसेसेस किसी रिसोर्स को यूज करने की कोशिश करते हैं, बट वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी अनदर प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाइड है, तो वहां पे डेडलॉक होता है। क्योंकि वहां पे कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट होती नहीं है, फर्दर जो एक एक्स्ट्रा इन्हांसमेंट होता है वो वहां पे नहीं हो पाता, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की वेट कर रहा होता है कि कब वो रिसोर्स को रिलीज करे, देन आई विल टेक द रिसोर्स एंड एग्जीक्यूट माई फर्दर टास्क। तो वहां पे ऐसी कोई चीज नहीं होती, एंड दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज डेडलॉक। सो डेडलॉक को प्रिवेंट करने की हमसे टेक्निक्स पूछी गई है। सो फर्स्ट वन इज टू फेज लॉकिंग। मैंने अभी बताया कि टू फेज लॉकिंग क्या होता है, कि इट इंश्योर्स दी टू फेज लॉकिंग में क्या होता है कि इट इंश्योर्स सीरियलाइजिबिलिटी सीरियलाइज सीरियलाइजिबिलिटी। सो यहाँ पे सीरियलाइजिबिलिटी को इंश्योर करता है, और टू फेज नाम में आ रहा है ना, टू फेज, दो फेज होंगे यहाँ पे, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। सो यहाँ दो फेज का मतलब होता है टू फेज। टू फेज मीन्स व्हाट, द फर्स्ट वन इज दी ग्रोइंग फेज। ग्रोइंग फेज में क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो डेटा आइटम पे लॉक्स लगाते हैं, यानी कि लॉक्स वहां पे वो उस पे लॉक्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा फेज होता है, द सेकेंड वन इज दी सिंकिंग फेज। सिंकिंग फेज में क्या होता है कि जो हमने लॉक्स लगाए हैं उन लॉक्स को हम रिलीज कर रहे होते हैं। जो ताला लगाया है हमने, उस ताले को हम खोल के और डेटा आइटम्स को रिलीज कर रहे होते हैं, ताकि जो दूसरा वेटिंग ट्रांजेक्शन है वो उस डेटा आइटम को एक्सेस कर पाए। सो ये दो फेजेस होते हैं। और एक और चीज यहाँ पे लॉकिंग, लॉक लिखा है ना, लॉकिंग, लॉकिंग का मतलब लॉक से है, यानी कि हम लॉक लगा रहे होते हैं डेटा आइटम्स पे। और दो तरह के लॉक्स भी होते हैं, टू टाइप्स ऑफ लॉक्स, टू टाइप्स ऑफ लॉक। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूसिव लॉक। दो ही चीज होती है, या तो हम हमारा जो डेटा आइटम्स हैं उस पे हम उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर हम उस पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उन वैल्यूज को हम रीड कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द शेयर्ड लॉक। द नेक्स्ट वन इज द शेयर्ड लॉक, जहां पे हम सिर्फ रीड कर रहे होते हैं, रीड ओनली लॉक होता है ये। बट जो शेयर्ड एक्सक्लूसिव लॉक होता है उसमें हम लोग कैन मॉडिफाई दी डेटा आइटम्स। सो ये होता है एक्सक्लूसिव लॉक। सो दिस इज दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट टू फेज लॉकिंग। हम लोग इसको अनदर वीडियो में भी कवर करेंगे कि टू फेज लॉकिंग क्या होता है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि द नेक्स्ट ऑप्शन इज वेट डाई एंड वाउंड वेट। ये मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में भी जब डेडलॉक कवर कर रहे थे हम, तब हमने ये चीज देखी थी। वेट डाई और वाउंड वेट क्या होता है, सो ये बेसिकली टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग होती है। जब एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स एक बार में आ जाते हैं, एट द सेम टाइम किसी डेटा आइटम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे हम हर एक ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प असाइन कर देते हैं। टाइम स्टैम्प असाइन करने से क्या होता है कि जैसे वेट डाई है, तो वेट डाई में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल दो ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2। सो हम वहां पे T1 को भी एक टाइम स्टैम्प देंगे और T2 को भी एक टाइम स्टैम्प देंगे। तो जो जिसकी टाइम स्टैम्प
यानी कि ज़्यादा होगी, यानी कि जो ट्रांज़ैक्शन पहले से आया होगा, उसको हम ओल्डर ट्रांज़ैक्शन बोलेंगे और जो ट्रांज़ैक्शन की टाइम स्टैम्प कम होगी, उसको हम यंगर ट्रांज़ैक्शन बोलेंगे। सो अगर जो हमारा ओल्डर ट्रांज़ैक्शन है, वो किसी रिसोर्स को लेके यूज़ कर रहा है और उस टाइम पे अगर कोई यंगर ट्रांज़ैक्शन आ जाए और उस सेम डेटा आइटम को रिक्वेस्ट करे, तो उस टाइम पे वो यंगर ट्रांज़ैक्शन डाई हो जाएगा। और अगर कोई यंगर ट्रांजेक्शन उस रिसोर्स को यूज कर रहा है और उस टाइम पे ओल्डर ट्रांजेक्शन आ जाए, तो ओल्डर ट्रांजेक्शन उसको वेट करेगा। तब तक कब तक वो वेट करेगा? जब तक कि वो यंगर ट्रांजेक्शन उस रिसोर्स को रिलीज ना कर दे। सो ये होता है वेट डाई अप्रोच। नेक्स्ट है वाउंड वेट। वाउंड वेट में क्या होता है कि अगर कोई यंगर ट्रांजेक्शन किसी प्रोसेस को लेके यूज कर रहा है, किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है और उस टाइम पे कोई ओल्डर ट्रांजेक्शन आ जाए और उसका रिक्वेस्ट करने लगे, तो वो वेट करेगा। और अगर कोई यंगर ट्रांजेक्शन उसका रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि रिसोर्स ओल्डर ट्रांजेक्शन यूज कर रहा है, तो वो वहां पे किल कर देगा, उसको रोल बैक कर देगा कि आप जाओ फिर से शुरू से इंतजार करो और वेट करके फिर आओ। तो ये होता है वाउंड एंड वेट डाई अप्रोच। नेक्स्ट आते हैं टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग ऑल्सो इंश्योर्स सीरियलाइजेबिलिटी एज वेल एज, यहाँ पे डेडलॉक को हम इसमें भी प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज वी असाइन टाइम स्टैम्प टू ईच ट्रांजेक्शन। और टाइम स्टैम्प के बेसिस पे ही हम ट्रांजेक्शन्स को रिसोर्स एलोकेट करते हैं एंड फिर डेडलॉक को भी प्रिवेंट कर पाते हैं। सो ऑप्शन बी एंड सी both are again the correct options, so that's why D option is the correct answer. Wait and die and time stamp ordering both are correct. टू टू फेज लॉकिंग ये डेडलॉक को प्रिवेंट नहीं करता, यहाँ पे हम लोग सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं। सो इस वजह से ऑप्शन ई इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्सिंग टेक्निक्स इज मोस्ट इफिशिएंट फॉर सर्चिंग इन लार्ज डेटाबेस। सो लार्ज डेटाबेस में डेटा को सर्च करने की सबसे इफिशिएंट टेक्निक कौन सी है, ये पूछी गई है। सो हमारे ऑप्शंस हैं, the first option is hash indexing, the second one is the B plus indexing, option C is bitmap indexing, and option D is more than one of the above, and the last one is none of the above. So basically इसका correct option हो जाएगा हमारा बी प्लस ट्री इंडेक्सिंग। बिकॉज बी प्लस ट्री में क्या होता है कि ये बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे जो सर्चिंग होती है वो भी लॉगरिथमिक टाइम में होती है। तो जो भी आप डेटा को सर्च कर रहे होते हो, वो काफी कम समय में आपको ये इफिशिएंट सर्च करके देता है। सो दिस इज वन ऑफ द इफिशिएंट वन। सेकेंड वन है बीटमैप इंडेक्सिंग। बीटमैप इंडेक्सिंग में क्या होता है कि आपके जो बीटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, उन ऑपरेटर्स की हेल्प पे आप जो आपके सर्चेस हैं, इफिशिएंट सर्चेस वो पॉसिबल हो पाते हैं। सो इस वजह से यहाँ पे रेंज क्वेरीज को भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम हैश इंडेक्सिंग की बात करें तो हैश इंडेक्सिंग जो है वो एग्जैक्ट मैच जो होता है ना डेटा सेट्स में, उस केस में हम लोग हैश इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। तो इस वजह से अगेन ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल का पार्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज टपल्स एंड एट्रीब्यूट। टपल मतलब होता है रोज एंड एट्रीब्यूट मतलब होता है कॉलम्स। नेक्स्ट आते हैं ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। नेक्स्ट है हमारा सी, कीज एंड कंस्ट्रेंट्स। कीज आपने कई सारे कीज का नाम सुना होगा, प्राइमरी की है, यूनिक की है, आपके फॉरेन की है, सुपर की है, कैंडिडेट की है। सो कई सारे कीज होते हैं। कंस्ट्रेंट्स की अगर हम बात करें तो नॉट है, उसके बाद से एक चेक कंस्ट्रेंट होता है। तो कंस्ट्रेंट्स भी कई तरह के होते हैं, यूनिक की जो है उसका भी एक कंस्ट्रेंट्स होता है। सो ऑप्शन डी सेज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड ऑप्शन ई इज नॉन ऑफ द अबव। सो हमसे क्वेश्चन में नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल पूछा है, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। एंटिटी रिलेशन मॉडल इज अनदर मॉडल विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। एंटिटी रिलेशन डायग्राम क्या होता है? इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में कौन सी डेटा को हम कैसे स्टोर करने वाले हैं, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, जहाँ पे हम लोग मैपिंग कार्डिनलिटी पढ़ते हैं, वन टू मैनी, मैनी टू वन। सो वो चीजें यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम लोग बनाते हैं। जैसे यूज केस डायग्राम है आपका कि कौन सा मॉड्यूल कौन से मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, किसके लिए वो इनपुट की तरफ वर्क करेगा, किसके लिए वो आउटपुट है। तो वो सभी चीजें हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में करते हैं।
और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास कई सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारे पास डायमंड शेप है, हमारे पास रेक्टेंगल्स है जिसमें हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटीज व्हाट? एंटिटीज ऑब्जेक्ट। आप एंटिटी को एक जैसे कि स्टूडेंट टेबल है, तो स्टूडेंट टेबल में एंटिटी क्या हो जाएगा? स्टूडेंट की आईडी हो गई, स्टूडेंट का नेम हो गया। तो ये सब एक तरीके की आइडेंटिटी होती है। सो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम यही होता है। कीज एंड कंस्ट्रेंट हमने देख लिया, बट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मैकेनिज्म हेल्प ऑप्टिमाइज रीड क्वेरीज इन रिलेशनशिप डायग्राम्स? हमारे ऑप्शन है इंडेक्सिंग, ऑप्शन बी इज partitioning, option C is clustering, option D is more than one of the above, and the last one is none of the above. So इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस है, उस रिलेशनल डेटाबेस में हमारी जो रीड क्वेरीज होती है, उस रीड क्वेरीज को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसमें कौन से स्टोरेज मैकेनिज्म यूजफुल है। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग, नेक्स्ट इज पार्टीशनिंग, ऑप्शन सी इज क्लस्टरिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज दी मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। सो इंडेक्सिंग में क्या होता है कि यहाँ पे भी हम अपनी क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने बी प्लस ट्री देखा, बी प्लस इंडेक्सिंग देखा, हैश इंडेक्सिंग देखा। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो डिस्क है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, उसकी स्कैनिंग करनी है। सो वहाँ पे उसको रिड्यूस करने का काम वो भी इंडेक्सिंग का होता है। नेक्स्ट है पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग में क्या होता है कि हमारा जो लार्ज टेबल है, उस टेबल को हम लोग स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन सम फिल्टरिंग, बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। और नेक्स्ट है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में क्या होता है कि हम जो रिलेटेड डेटाबेस होते हैं, जो छोटे छोटे रिलेटेड डेटाबेस होते हैं, उन सबको ग्रुप करते हैं, जो भी सिमिलर डेटा सेट्स होते हैं। और उसके बाद से क्लस्टर करने के बाद से वहाँ पे हमारी जो क्वेरीज होती है, उस क्वेरीज परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। सो ये होता है बेसिकली क्लस्टरिंग। सो यहाँ पे हमारा जो ये तीनों के तीनों है, ये तीनों ही हमारे रीड क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अ फॉरेन की इन अ रिलेशनल डेटाबेस इंश्योर्स विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉरेन की हम यूज क्यों करते हैं? फॉरेन की इज यूज टू मैप द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल्स को के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, यही काम होता है फॉरेन की का। फॉरेन की पूछा है कि रिलेशनल डेटाबेस में किस चीजों को इंश्योर करता है। सो फर्स्ट वन इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। यस, इसका तो दूसरा नाम ही होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डेटा कंसिस्टेंसी। ऑप्शन सी इज रिड्यूस रिडंडेंसी एलिमिनेशन, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन डेटा कंसिस्टेंसी भी होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपका फॉरेन की है, सो फॉरेन की में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल जो भी इनवैलिड एंट्रीज हैं या इनकंसिस्टेंट डेटा है, उसको ये प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका दो टेबल है, एक आपका कस्टमर का टेबल है या फिर एक आपका स्टूडेंट का टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक स्टूडेंट का टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। सो यहाँ पे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की एक रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 2 है उसका, और वो फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट में है, जैसे कि वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल सीएस डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट है और उसकी रोल नंबर 2 है। सो अगर मैं यहाँ पे एक डिलीट क्वेरी लिखता हूँ कि मुझे स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है फ्रॉम टेबल नंबर 2, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। सो अगर स्टूडेंट टेबल से मुझे एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है उसको डिलीट करना है, तो ये जो रिकॉर्ड 2 है, इसका एंट्री जो डेटाबेस का टेबल होगा, डेटाबेस का जो टेबल होगा, उस डेटाबेस टेबल में से भी इस रोल नंबर 2 वाले स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि एक आपका ये स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल में एक रोल नंबर है और एक आपका स्टूडेंट का नेम है और एक स्टूडेंट का डिपार्टमेंट है। उसी तरीके से एक डिपार्टमेंट टेबल अलग है, उस डिपार्टमेंट टेबल में एक स्टूडेंट की आईडी का एक कॉलम है, एक डिपार्टमेंट नेम है और एक डिपार्टमेंट की आईडी है। सो उन दोनों टेबल में कॉमन कौन सा फील्ड है? स्टूडेंट की आईडी। सो उस स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे हम लोग मैपिंग करेंगे, फॉरेन की रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेगा।
अब मुझे क्या करना है, मुझे क्वेरी लिखनी है कि टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट हुज रोल नंबर इज 2, जिसका रोल नंबर 2 है उसकी रिकॉर्ड्स को मुझे डिलीट करना है फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। सो अगर हम यहाँ पे कास्केड डिलीट करेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, कास्केड डिलीट, कास्केड डिलीट अगर हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, सो ये क्या करेगा, ये हमारे जो रिकॉर्ड्स होंगे इस पेरेंट टेबल का इस चाइल्ड टेबल में, उस स्टूडेंट की रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन इस डिपार्टमेंट टेबल से भी रिमूव कर देगा। सो इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अब स्टूडेंट रोल नंबर 2 का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट अगर इसमें हो जाएगा डिपार्टमेंट टेबल में तो वो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। इस वजह से स्टूडेंट से अगर हम डिलीट कर रहे हैं स्टूडेंट रोल नंबर 2 का इंफॉर्मेशन, तो वो डिपार्टमेंट से भी रिमूव हो जाएगा। सो इसी वजह से हम लोग डेटा में कंसिस्टेंसी अचीव कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन की। सो ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर फ्रेंड आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो प्लीज आप एक बार वीडियो को फिर से सुनिएगा, आपको जरूर वीडियो समझ में आएगी और ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा। एंड अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनोमलीज कैन ऑकर ड्यू टू इम्प्रॉपर डेटाइजेशन नॉर्मलाइजेशन। सो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का इम्प्रॉपर होने की वजह से कौन कौन सी एनोमलीज पॉसिबल हो पाती है, ये पूछा है। सो फर्स्ट वन इज अपडेट एनोमली। जैसे कि एक आपका कॉलेज है और उस कॉलेज में फॉर एग्जांपल आप सी एस ब्रांच में 10 स्टूडेंट्स हैं, और उन सी एस ब्रांच के 10 स्टूडेंट के कोई एक एचओडी होंगे। उन एचओडी सर का जो नाम होगा वो भी उन 10 स्टूडेंट के लिए सेम होने वाला है, क्योंकि वो सी एस ब्रांच के एचओडी हैं, और सी एस ब्रांच के जो लड़के होंगे 10, उन सभी के वो सेम एचओडी होंगे। सो यहाँ पे अगर आपके जो एचओडी सर हैं वो अगर फ्यूचर में उनको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी नए एचओडी से, सो वहाँ पे क्या होगा कि एचओडी सर का जो नेम है वो हर बार सेम ही था पहले तो अब फिर से आपको अपडेट करना होगा उन 10 रोज में एक एक करके। तो वो होती है अपडेट एनोमली, कि आप सेम डेटा को बार बार अपडेट कर रहे हो, तो ये होता है अपडेट एनोमली। एनोमली मतलब होता है कोई प्रॉब्लम, कोई ड्रॉबैक। नेक्स्ट है आपका इंसर्शन एनोमली। इंसर्शन एनोमली में क्या होता है कि यहाँ पे भी जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो आप इंसर्ट कर रहे होते हो, और वो भी लाइक यूजलेस टाइप का होता है। सो वो होता है बेसिकली आपका इंसर्शन एनोमली। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इन अ डेटाबेस वेयर एम्प्लॉयज एंड देयर डिपार्टमेंट्स आर स्टोर्ड इन वन टेबल एंड एडिंग न्यू डिपार्टमेंट विदाउट एनी एम्प्लॉयज माइट बी इम्पॉसिबल। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक आपका डिपार्टमेंट का टेबल है, और वो दोनों के दोनों अगर सेम टेबल में आप रखोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका हो सकता है कि एक न्यू डिपार्टमेंट आप बनाओ और उसमें कोई भी एम्प्लॉयज काम ना कर रहा हो, तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो सकता है कि इम्पॉसिबल हो। सो ये होता है इंसर्शन एनोमली। सेम वे में डिलीट एनोमली, फॉर एग्जांपल कोई आपका डिपार्टमेंट है, आपकी कोई कंपनी है, उसमें कोई डिपार्टमेंट है और जिसमें सिंगल पर्सन एक काम कर रहा है, और अगर वो आपका कंपनी छोड़ के कोई दूसरी कंपनी में चला गया, तो आपका डेटाबेस में क्या होगा कि वो कंपनी का जो वो पर्सन था, एम्प्लॉय था, वो तो छोड़ के चला गया, तो आप उसका डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट कर दोगे। सो वो सिंगल पर्सन उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, जब आपने उसके रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया, तो वो हो सकता है कि उस पूरे डिपार्टमेंट की एंट्रीज भी आप डिलीट कर दो। सो ये होता है डिलीशन एनोमली। सो इस तरीके से ये तीनों ही एनोमली पॉसिबल है जब आप इम्प्रॉपर तरीके से नॉर्मलाइजेशन को लाइक डिफाइन करोगे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज एग्जीक्यूशन स्टेप्स ऑकर फर्स्ट इन एसक्यूएल। सो दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन। द फर्स्ट इज वेयर, द सेकंड इज ग्रुप बाय क्लॉज, सेकंड इज सेलेक्ट, द फोर्थ वन इज मोर देन वन ऑफ द above एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द above। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज पे ही हम सबसे पहले क्वेरीज को फिल्टर कर रहे होते हैं, जो भी हमारे कंडीशंस हैं वो हम देते हैं, और उसके बेसिस पे जो हमारा स्टेप्स है वो क्वेरी एग्जीक्यूशन का लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ सेल्फ ज्वाइन। नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ ज्वाइन मतलब वो खुद से ही ज्वाइन कर लेगा। ज्वाइन इज व्हाट? ज्वाइन इज द ऑपरेशन वेयर टू और मोर देन टू टेबल्स आर कंबाइंड टुगेदर और ग्रुप्ड टुगेदर बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। सो यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन में क्या होता है कि सेम टेबल अपने आप से ही ग्रुप कर लेता है, वो ज्वाइन
ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है। So option C is the correct one. It joins a table with itself. So option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन इफिशिएंट रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सर्च कंडीशंस। सो स्पेसिफिक सर्च कंडीशन के बेसिस पे इफिशिएंटली आपके रिकॉर्ड्स को रिट्राइव करके देने में कौन सी प्रोसेस कौन सी मैकेनिज्म सपोर्टिव है ये पूछा है। फर्स्ट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज अगेन इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड्स आप रिटर्न करते हो वो सॉर्टेड ऑर्डर में होता है। जैसे हमने बी प्लस इंडेक्सिंग देखी, हैश इंडेक्सिंग देखी, क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग होती है। नेक्स्ट है हैशिंग विच इज अगेन जो कि आपका फिक्स्ड रेंज ऑफ डेटास को लाइक रिटर्न करता है और काफी फास्ट वे में करता है ये भी। एंड कैशिंग, यानी कि कैशिंग नाम से ही पता चल रहा है कि कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी में क्या होता है कि जो आप फ्रीक्वेंटली बेसिस पे जिस प्रोसेस की या फिर जिस डेटा की रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको आप कैश कर लेते हो, उसको आप कैश मेमोरी में सेव कर लेते हो। तो उससे क्या होगा कि जो भी आप सर्च करोगे वो तुरंत कैश मेमोरी से वो लाके आपको दे देगा। सो दैट्स वाई कैशिंग इज अगेन द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ नेचुरल जॉइन इन एसक्यूएल। सो एसक्यूएल में नेचुरल जॉइन भी एक होता है। नेचुरल जॉइन में क्या क्या चीजें होती है, कौन सी चीजें इनमें से ट्रू है ये पूछा है हमसे। So it removes duplicate column values. Next is it performs an equi-join automatically. Option C is it does not require an on clause. Option D is more than one of the above, and the last one is none of the above. So इसका correct option हो जाएगा it removes the duplicate column values. Yes, this is true. जो भी आपके दो टेबल्स में जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगी उसको ये रिमूव कर देगा। नेक्स्ट है आपका कि इट ऑलवेज इट परफॉर्म्स एन इक्वी जॉइन ऑटोमेटिकली। सो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट है कि इट डज नॉट रिक्वायर एन ऑन क्लॉज। ऑन क्लॉज का हम यूज कब करते हैं? ऑन क्लॉज का यूज हम लोग करते हैं जब हम इनर जॉइन की क्वेरी लिख रहे होते हैं। सो इनर जॉइन में हम लोग ऑन क्लॉज का यूज करते हैं, बट हम लोग नेचुरल जॉइन में ऑन क्लॉज का यूज नहीं करते। सो दैट्स वाई ऑप्शन लाइक more than one of the above is again the correct answer. Option A, B, C all are correct. So option C is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑप्टिमाइज क्वेरीज इन रिलेशनल डेटाबेस। सो रिलेशनल डेटाबेस में क्वेरीज को ऑप्टिमाइज करने का कौन सा बेस्ट तरीका है? क्वेरी कैशिंग, यस दिस इज ट्रू। जब भी आपको एक हिंट दे रहा हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन में ऑप्टिमाइज करके वर्ड आ जाए और आपके ऑप्शन में कैश या कैशिंग कुछ भी लिखा हो तो आप उससे तो जरूर 100% ट्रू मान के चलिएगा। नेक्स्ट है क्वेरी रीराइटिंग। क्वेरी रीराइटिंग भी एक अगेन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जहां पे हम लोग अपने जो डेटाबेस है उसकी बेटर इफिशियंसीज के लिए हम लोग क्वेरीज को रीराइट करते हैं और इंजन डेटाबेस इंजन को पास करते हैं जिससे कि एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम हो पाए। नेक्स्ट है इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजीज। इंडेक्सिंग स्ट्रेटेजीज इज ऑल्सो लाइक जहाँ पे हम लोग इंडेक्सेस का यूज करते हैं और जो फास्टर डेटा लुकअप्स को अलाउ कर पाए। तो यहाँ पे भी हम लोग वेयर क्लॉज और ज्वाइन ये सब का कंडीशंस का यूज करके अपने सर्चिंग को और स्पीड अप कर पाते हैं। सो यस, अगेन मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आज के क्वेश्चन में मैंने मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ज्यादा क्वेश्चंस लेके आए हैं ताकि आप सारे ऑप्शंस को रीड कर पाओ, सारे ऑप्शंस को समझ पाओ। सो इस वजह से मैं सारे लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मोर देन वन ऑफ द अबव वाले हैं। एंड लास्ट में आप हमें स्कोर्स भी बताइएगा कि आपके स्कोर्स कितने रहे आउट ऑफ दीज 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन पोटेंशियल डेडलॉक। सो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। आप आई होप कि आप ये बता पाओगे अब, क्योंकि हमने इसे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखा है एंड एट द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो एज वेल हमने इस चीज को कवर किया था। तो सर्कुलर वेट इज द essential condition, and the next is hold and wait. Hold and wait is also true. Next is preemptive scheduling. No, this is not true. Preemptive scheduling इसलिए नहीं होगा क्योंकि no preemption, no preemption is the condition. यहाँ पे preemptive लिखा है सिर्फ, तो अगर no preemptive रहता तो ये करेक्ट ऑप्शन रहता, बट यहाँ पे सिर्फ preemptive है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं विच टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इन ER मॉडल कैन हैव द मल्टीपल वैल्यूज। ER मॉडल में
मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? सो फर्स्ट वन इज कंपोजिट एट्रीब्यूट, ऑप्शन बी इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। अब यहाँ पे कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बिटवीन कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। बिकॉज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में जैसे कि आपका फोन नंबर है, सो एक स्टूडेंट टेबल है, उस स्टूडेंट टेबल में एक फॉर एग्जांपल एक फील्ड है फोन नंबर का। सो एक स्टूडेंट के पास एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, दैट माइट बी ट्रू, क्योंकि एक स्टूडेंट एक से ज्यादा सिम हो सकती है, उनके पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर्स फोन नंबर्स हो सकते हैं। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यही होता है कि वैसे एट्रीब्यूट्स जिनके पास जिनमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पाए। बट कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है? कंपोजिट एट्रीब्यूट जैसे कि आपका एड्रेस है, सो एड्रेस में कई सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका पिन कोड है, आपकी सिटी है, आपका कोई लैंडमार्क हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रीट हो सकती है, आपका स्टेट कौन सा है वो हो सकता है एड्रेस में। तो एड्रेस में कई सारे फील्ड्स होते हैं, आपका वार्ड नंबर हो गया, आपका हाउस नंबर हो गया, स्ट्रीट नंबर होता है, सिटी है, पिन कोड है। तो यहाँ पे कई सारे सब पार्ट्स होते हैं एड्रेसेस के अंदर, एक एड्रेस के अंदर कई सारे सब पार्ट्स हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए हम कंपोजिट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा गया, सो उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपना एज कैलकुलेट करते हो, कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ था उसके अकॉर्डिंग आप अपना एज कैलकुलेट करते हो कि आज हम लोग 2025 में हैं, तो अभी से और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप लाइक ऑपरेशन कैलकुलेट करते हो, और उसके बाद से आप अपना जो एज है वो बताते हो। सो ये होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन अ रिलेशनल अलजेब्रा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज नॉट अ फंडामेंटल ऑपरेटर? सो यूनियन इज अ फंडामेंटल ऑपरेटर, प्रोजेक्शन इज अगेन अ फंडामेंटल ऑपरेटर, बट नेचुरल जॉइन इज नॉट। नेचुरल जॉइन इज नॉट अ फंडामेंटल ऑपरेटर, सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, इस वजह से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रिगर्स इन एसक्यूएल? सो एसक्यूएल में ट्रिगर्स क्या होते हैं? सो ट्रिगर्स बेसिकली आपके एक अगेन एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, जो कि जो भी इवेंट है, जैसे ही आप कोई डेटा पे अपडेट क्वेरी रन किए या सेलेक्ट क्वेरी या इंसर्ट क्वेरी रन किए, तो ये एक तरीके का इवेंट है कि आप अपने डेटाबेस में, आप अपने टेबल में इवेंट रन कर रहे हो, आप उस पे अपडेट क्वेरी रन किए, सेलेक्ट रन किए, डिलीट रन किए। तो ये जैसे ही इवेंट ट्रिगर होता है, इवेंट रन होता है, वैसे ही एक ट्रिगर एक्टिव हो जाता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। सो इसे ही हम लोग ट्रिगर बोलते हैं। सो ट्रिगर इज व्हाट? ट्रिगर are the special kind of stored procedure that automatically executes when a certain type of events gets occurred. So कौन कौन से इवेंट मैंने बताए? जैसे सेलेक्ट है, अपडेट है, डिलीट है, इंसर्ट है, तो ये जितने भी आपके इवेंट्स हैं, तो ये जब भी आप रन करते हो, तो उसके साथ साथ ही एक ट्रिगर जो है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। So they are automatically executed. Yes. Next is they can be used for validation. Yes, this is also used for validation purpose as well. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम अपने डेटा को वैलिडेट करते हैं बिफोर इंसर्टिंग एंड आफ्टर इंसर्टिंग, और या फिर बिफोर अपडेटिंग और आफ्टर अपडेटिंग हम डेटा को वैलिडेट करते हैं, ताकि हमारा जो डेटा में हम जब अपेंड करें तो उससे कोई डेटा में कंफ्लिक्ट ना आए। इस वजह से ये वैलिडेशन पर्पस के लिए भी यूज होता है। एंड नेक्स्ट इज दे आर डेटा ड्रिवन। यस, जैसे मैंने बताया कि जैसे ही कोई इवेंट ऑकर होगी वैसे ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज डीनॉर्मलाइजेशन यूज्ड? सो डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग इनकंसिस्टेंट डेटा इन आवर टेबल, इन आवर डेटाबेस। सो ये होता है डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि हम अपनी कॉम्प्लेक्स जो क्वेरीज होती हैं, कॉम्प्लेक्स जॉइंस होते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं, और उससे हमारी क्वेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। Next is eliminating the data redundancy. No, this is the concept of normalization. हमसे denormalization पूछा है, so ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है कि improving the insert and update performance. Yes, this is also true. जब आप कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स को रिड्यूस करोगे, सो इवेंचुअली
वो आपके अपडेट और इंसर्ट परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज टू रिवोक प्रीवियसली ग्रांटेड प्रिविलेजेस। So basically, database में we have four types of languages. The first one is DDL. DDL मतलब मैं एक बार लिख देता हूँ। There are four types of DDL. There are four types of languages. The first one is data definition language. The second one is DML, data manipulation language. The third one is DCL. DCL stands for data control language. And the fourth one and the last one is TCL, transaction control language. So basically there are four types of languages that are used in database model, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने कमांड्स को जो है वो कैटेगराइज करते हैं। सो जैसे डीडीएल है, डीडीएल में क्या होता है कि जो भी हमारे टेबल की स्कीमा है, उस स्कीमा को, उसका जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को डिफाइन करना डीडीएल कमांड का रोल होता है। नेक्स्ट है डीएमएल। डीएमएल जिसमें हम अपना सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं, अपडेट है, आपका डिलीट है। तो ये सब जो कमांड्स हैं ये डेटा मैनिपुलेशन यानी कि डेटा में को मैनिपुलेट करने के लिए हम कमांड्स जो यूज करते हैं वो डीएमएल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है डीसीएल। डीसीएल यानी कि डेटा को कंट्रोल करना, डेटा पे कोई परमिशंस हैं, सो उन परमिशन किसको वो परमिशन देना है, किससे वो परमिशन वापस ले लेना है, ये सब जो कमांड्स हैं वो डीसीएल के अंतर्गत आते हैं। जैसे ग्रांट है, रिवोक है, सो वो डीसीएल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है टीसीएल। टीसीएल स्टैंड्स फॉर ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हो उसके अंतर्गत कौन से कमांड्स आप यूज करते हो, जैसे कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है। सो ये सब जो कमांड्स हैं ये आपके टीसीएल के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप प्रिविलेजेस पहले दिए हो, ग्रांट किए हो, उनको रिवोक करना है यानी टेक बैक करना है, वापस लेना है। कौन से एसक्यूएल कमांड्स आप यूज करते हो। अभी मैंने बताया कि डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस में हम ये सब करते हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज रिवोक। रिवोक में जो भी आपने जैसे आप कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लो, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में लाइब्रेरियन जो होंगे उनके पास एक एडमिन कंट्रोल होगा, एडमिन का एक्सेस होगा कि वो बुक्स को ऐड कर सकते हैं, बुक्स के नए रिकॉर्ड्स जो आए उसको ऐड कर सकते हैं, जो बुक स्टूडेंट ने अपने नाम पे इशू कराए उसके अकॉर्डिंग वो बुक काउंट को लाइब्रेरी में डिक्रीज करें, और जो भी उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करें। तो ये एक एक्सेस होता है जो आप लाइब्रेरियन को दोगे। और फिर अगर लाइब्रेरियन कल के दिन वो रिप्लेस अगर हो गए, तो आप उनसे वापस से जो भी उनकी एक्सेसेस हैं वो टेक बैक करोगे, वापस ले लोगे। ये होता है रिवोक कमांड का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following properties of a distributed database system ensures that all the users sees the same data at the given time? एट एनी गिवन टाइम, किसी भी टाइम पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम की प्रॉपर्टी पूछी गई है जो किसी भी टाइम पे सभी यूजर्स उस डेटा को देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एटॉमिसिटी, लाइक आइदर द ट्रांजेक्शन विल स्टार्ट and complete till 100% or it won't start at all. So atomicity is not the correct answer. Consistency is the correct one. Consistency में क्या होता है कि data must remain persistent और must remain in the consistent state before and after the transaction, एंड यही चीज होती है जहां पे आप यूजर को वो सेम डेटा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिखा सकते हो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज नॉट यूज्ड इन क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में कौन सी टेक्निक्स हम यूज नहीं करते। फर्स्ट वन इज ह्यूरिस्टिक बेस्ड अप्रोच ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे आप ह्यूरिस्टिक जो आपकी डेटा लुकअप्स होते हैं उसको आप यूज करके अपनी ऑप्टिमाइजेशन को इन्हांस करते हो। नेक्स्ट है कॉस्ट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, सो यस दिस इज अगेन अ ट्रू। नेक्स्ट है आपका कि क्वेरी रीराइटिंग, क्वेरी रीराइट करके आप जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसको स्लो डाउन करते हो। तो इस वजह से ये तीनों के तीनों ही क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के बेस्ट टेक्निक्स हैं। इस वजह से नॉन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन कंकरेंसी कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इंश्योर द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट्स इन द सीरियलाइजेबल ऑर्डर।
फर्स्ट इज टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, यस हमने शुरू में ही देखा। नेक्स्ट इज टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, हम हर एक ट्रांजेक्शन को एक टाइम स्टैम्प दे देते हैं और उसकी बेसिस पे वो टाइम स्टैम्प ऑर्डर में ही वो एग्जीक्यूट होता है। सो ये भी सीरियलाइजेबल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। दैट्स वाई ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। डेडलॉक प्रिवेंशन मैकेनिज्म इज नॉट ट्रू, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग व्यूज इन एसक्यूएल। सो एसक्यूएल में हम व्यूज को यूज करते हैं और उसका एडवांटेज क्या नहीं है इनमें से वो पूछा है। तो डेटा सिक्योरिटी, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि व्यूज में क्या करते हैं हम कि हमारा जो इररिलेवेंट पार्ट्स है उसको हम यूजर से रिमूव कर देते हैं। जो भी हमने उस पे कंडीशंस लगाए हैं, जो भी फिल्टर्स लगाए हैं, वो सब चीजें यूजर नहीं देख पाते हैं जब हम व्यूज का यूज करते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी तो इनहांस हो जाती है। सो यस दिस इज एडवांटेज, बट हमसे नॉट एन एडवांटेज पूछा है। सो यस दिस इज एडवांटेज ऑफ व्यू। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेरीज। यहाँ पे क्वेरीज को भी सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है, क्योंकि हर बार आप वो बड़े बड़े क्वेरीज नहीं लिखते हो, आप जस्ट वहां पे एक छोटा सा व्यू बना देते हो। व्यू इज व्हाट, व्यू इज अ वर्चुअल टेबल। तो वहां पे भी क्वेरीज की सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको भेजनी होती है। सो ये भी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट है फास्टर क्वेरी एग्जीक्यूशन। सो यस दिस इज नॉट एन एडवांटेज, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जितने भी कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को एक बार जरूर पीछे जाके देखिएगा। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो यू कैन पोस्ट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग उसको जरूर चेक करेंगे और आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और अ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और नए नए क्वेश्चंस के साथ विद मोर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।